नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेस में। और आज का हमारा विषय है समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, वो है भारतीय जाति व्यवस्था, इंडियन कास्ट सिस्टम। यूँ तो ये समाज का बहुत ही डिबेटेड विषय है, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं बहुत तनाव है, बहुत आक्रोश है, एक दूसरे के प्रति नफ़रत है। हमें याद आता है कि जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो स्कूलों में स्पेशल ऐसे दिए होते थे जो भी समाज में इविल कह सकते हैं हम, कुरीति है, उनके खिलाफ। तो तब हमें जानकारी मिलती थी, लेकिन उस समय समझ नहीं आता था। कहते हैं कि नादान रहते तो अच्छा था, नादान रहते तो अच्छा था, उलझने बढ़ गई है जब से समझदार हुए हैं। तो समाज में जो आपस में द्वेष और आपसी रंजिश का माहौल बना देती है, उस सिस्टम का नाम है जाति, जो हमारे भारत की सामाजिक सच्चाई है। आज हम बात करेंगे जाति व्यवस्था के इतिहास के बारे में कि किस प्रकार जो है हमारे समाज में जाति व्यवस्था ने प्रवेश किया और आगे जाकर किस तरह से इसने कुरीति का रूप धारण किया। तो दोस्तों, कहते हैं कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, तो क्या हवा भी नहीं बनाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, वो कौम का ढोंगी है। क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या भगवान ने मस्जिद तोड़ी है। जी हाँ, ये हमारे जो आपसी द्वेष है, भावनाएं हैं, ये एक सामाजिक, हम इसको कुरीति कह सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। अगर हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, देखिए भारत का इतिहास का सबसे पहले जो हमें प्राचीन जानकारी मिलती है, वो मिलती है भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से। यहाँ से शुरू होता है हमारा इतिहास और हम पूरे ऐतिहासिक आधार पर अपने जानकारी को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग ऐसा माना जाता है कि 2600 से 1750 बीसी की बात है ये, यानी आज से लगभग 5 से 6000 साल पहले की बात है। जो हमारी अंतिम जो फली फूली सभ्यता थी, वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की बहुत ही एक विकसित सभ्यता थी, जहाँ पर नगरों और शहरों का निर्माण हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम देखते हैं, वहाँ पर हमें मोहनजोदड़ो का शहर मिलता है, हड़प्पा का शहर मिलता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत डेवलप हो गई थी। उसके बाद अकस्मात ये सभ्यता विलुप्त हो जाती है और दोबारा से जीवन का प्रारंभ होता है इस धरती पे। ख़त्म होने के इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा। कुछ लोग मानते हैं कि फ्लड के कारण जो है सभ्यता विलुप्त हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि भारी आक्रमण रहे शायद कारण, जिससे ये सभ्यता जो पूरी तरह से तहस महस हो गई। उसके बाद जब नई संस्कृति, नई सभ्यता की शुरुआत होती है, उसे हम जानते हैं वैदिक युग से। वैदिक युग को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं।
वैदिक ईरा या वैदिक युग। इसमें एक चलेगा हमारा ऋग वैदिक युग और एक समय चलेगा उत्तर वैदिक युग। ऋग वैदिक युग का जो समय रहता है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का समय रहता है 1000 से 600 BC के आसपास मान के चलो, ठीक है। देखिए, जब वैदिक युग की शुरुआत होती है तो कहते हैं कि जो तो प्रारंभ में मनुष्य का जो जीवन था, प्रारंभ में मनुष्य का जो जीवन था वो एक घुमंतु जीवन था। उस समय जीवन जीने का जो प्रमुख आधार था वो पशु थे अलग अलग तरह के, और कहते हैं कि इंसान जो है वो पशु पालन करता था और उसके द्वारा जो अपना जीवन गुजर बसर करता था। और वो पशु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता था चराने के लिए, इसलिए उसका जो जीवन है वो स्थायी नहीं था। देखिए, समाज और संस्कृति का विकास कब होता है? जब लाइफ परमानेंट हो जाती है। उसके बाद जब हमने कृषि में प्रवेश किया, हम कृषि में थोड़े एडवांस हो गए, तो उसके बाद जो कहते हैं समाज का निर्माण होता है और संस्कृति का निर्माण होता है। तो जब हमने कृषि करना सीख लिया तो जाहिर सी बात है अब हम लोग संयुक्त होकर इकट्ठा रहने लगे समाज में, और जब समाज में इकट्ठा रहते तो बहुत तरह के हमारे बीच लड़ाई झगड़ा द्वेष क्लेश इत्यादि उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब हम लोग प्रारंभिक जीवन जीते थे तो उसे कबीला कहते थे, छोटे छोटे कबीले, और कबीले को लीड करने के लिए हमने एक व्यक्ति नियुक्त कर रखा था जिसको हम कबीले का सरदार कहते थे। उसी तरह से जो है संस्कृति का विकास होता गया, और वैदिक काल आते आते हमें जो जानकारी मिलती है अपने बारे में, यानी जो हमारा का टॉपिक है जातिवाद के बारे में, उससे पहले हमें वैदिक काल में ही जो है वो वेदों का संकलन हुआ। वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक काल में ही जो है वो हमें वेदों की जानकारी मिलती है। देखिए, जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन होता है। पुरुष सूक्त, जहाँ से हमें जानकारी मिलती है वर्ण के बारे में या वर्ण व्यवस्था के बारे में, ठीक है। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति व्यवस्था का आधार माना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले जो हमारा डिवीज़न हुआ था वो वर्णों के आधार पर किया गया था, ठीक है जी। तो अगर हमें बात करनी हो कि सबसे पहले चर्चा वर्ण व्यवस्था के बारे में कहाँ मिलती है, तो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, और 10वें मंडल के अंतर्गत जो पुरुष सूक्त आता है जहाँ पर हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अच्छा, वर्ण हमने बनाए क्यों? सवाल ये उठता है कि व्हाई वी इंट्रोड्यूस वर्ण सिस्टम। तो देखिए, किसी भी समय काल या परिस्थिति में 2 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। एक होती है सरप्लस इकोनॉमी या अधिशेष अर्थव्यवस्था, जहाँ पर हमारा उत्पादन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, और एक होती है सब्सटेंट इकोनॉमी यानी जीने योग्य अर्थव्यवस्था, जहाँ पर हम उतने ही वस्तुओं का उत्पादन कर पाते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है। देखिए, अगर तो उत्पादन उतना ही है जितनी हमें आवश्यकता है, तब तो लड़ाई झगड़ा भी होना के चांसेस नहीं है। सवाल तब उठता है कि जो आपकी इकोनॉमी में अधिशेष है, सरप्लस बच गया है, अब वो किसके हिस्से में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। हमने वर्ण सिस्टम को इंट्रोड्यूस क्यों करा? समाज में या अर्थव्यवस्था में जो अधिशेष हमारे पास है बचा हुआ, उसका मैनेजमेंट करने के लिए कह सकते हैं। तो देखिए, प्रारंभ में जो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ, ये मान के चलते हैं ये पूरा राज्य है, पूरा रियासत या पूरी देश है, ठीक है। ये सारे लोग हैं।
इन लोगों में जो एक वर्ग था जिसने अपने आप को अलग किया, उसे नाम दिया गया पुरोहित। प्रारंभ की बात है, ठीक है। क्या नाम दिया गया? पुरोहित। इस वर्ग ने अपने आप को समाज से अलग किया और कहा कि हम जो है वो समाज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी बौद्धिक संपदा है। तो अब हम जो है पूरे समाज को क्या करेंगे? दिशा निर्देश देंगे, गाइड करेंगे। एक दूसरा भाग अपने आप को अलग कर लेता है जो अपने आप को राजन्य कहलाता है। ये कहते हैं कि भी हम क्या करेंगे? समाज के सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, ठीक है। हम समाज से क्या करेंगे? सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेते हैं। तो अब दो वर्ग ये बन गए और तीसरे जो लोग बचे, इन्हें उस समय लोग विश्य या वैश्य कहते थे। शूद्र वर्ण का इंट्रोडक्शन बाद में होगा। प्रारंभ में इस तरह से हमने अपने वर्ण व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था, यानी दो ग्रुप बने थे। एक वो ग्रुप जिन्होंने अपने आप को पुरोहित कहा और समाज का ये एक बौद्धिक संपदा कह सकते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य होता है समाज का मार्गदर्शन करना, ठीक है। ये अपने जो है प्रयासों के द्वारा समाज को शिक्षित करने का काम करते थे, इसीलिए इन्हें समाज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कहा जाता था। और दूसरा जो वर्ग बना उसे हमने नाम दिया राजन्य, और राजन्य जो वर्ग था इनका काम था समाज की सुरक्षा का दायित्व, ठीक है। ये थ्योरी बहुत पहले की है। अब सवाल इसके बाद आता कि हमने उसके बाद किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। देखिए, बेस के रूप में हमने क्या मान के चलना है कि जो हमारे पास चर्चा होती है वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था को पहले समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था होता क्या है। देखिए, वर्ण व्यवस्था को डिफाइन करने के हमारे पास 3-4 आधार है। वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चुनना, स्वीकार करना, या वर्ण का ही दूसरा एक अर्थ है धारण करना। यानी आप किस पेशे या कार्य को धारण करते हैं उसे वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ण इंट्रोड्यूस करने के परिप्रेक्ष्य में भी हमारे पास अलग अलग सिद्धांत है। अगर हम परंपरागत सिद्धांत की बात करें जो बहुत पहले दिया जाता था, जब बहुत ज़्यादा हमारे पास रिटर्न सोर्सेज नहीं थे, तो एक दंत कथा चलती थी। कथा बहुत प्रचलित थी कि एक विराट पुरुष थे और विराट पुरुष ने क्या कर दिया? अपने अंगों को सेक्रीफाइस करा। उनके मुख से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, कांधों से क्षत्रिय की, नाभि से वैश्य की और पैरों से शूद्रों की, ठीक है। एक ये परंपरागत हमारी कहानी थी, बहुत पहले जो चलती थी। कुछ विद्वान रंग का सिद्धांत देते हैं, कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था हमने बनाई थी वो हमने बनाई थी रंगों के आधार पर, यानी जिसका जैसा रंग उसे उस वर्ण में डाल दिया जाता था। लेकिन अगर हम आज के समाज को देखते हैं तो हमें इसमें जो भी संशय पैदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मेल नहीं खाती है थ्योरी भी। इसके अनुसार क्या था कि जिनका रंग श्वेत होगा वे ब्राह्मण हो गए, जिनका जो लोहित रंग के हो गए वो क्षत्रिय हो गए, जो पीत रंग के हो गए, पीत मीन्स पीतल टाइप, वो वैश्य हो गए, और जो असीत कलर के हो गए यानी ब्लैक पीपल हो गए वो शूद्र हो गए। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थितियों को देखें तो हम पाएंगे कि ऐसे तो पूरे इंडिया के लोग ही क्या है, अश्वेत लोगों में आते हैं, ठीक है। हम ब्लैक पीपल में ही आते हैं पूरे भारत के लोग। लेकिन अगर हम आपस में भी कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि हमारे अगर हम कास्ट के हिसाब से क्लासीफाई करें तो ये बात भी सही नहीं बैठती है, क्योंकि कलर भी बहुत लोगों का अलग अलग होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण श्वेत हो, ये जरूरी नहीं कि क्षत्रिय लोहित हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि वैश्य का रंग पीत हो, और ये भी जरूरी नहीं कि शूद्र का रंग असीत या काला हो, ठीक है। तो ये थ्योरी चलती थी वर्ण सिस्टम के बेस में कि वर्ण सिस्टम जो इस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ। तीसरा सिद्धांत जो दिया गया है उसे कहते हैं कर्म का सिद्धांत, कि भाई हमें क्या करना पड़ा, काम को बांटना था, इसलिए हमने काम को बांटने के लिए कर्म को आधार यानी काम को आधार बनाया, और काम के आधार पर हमने लोगों का विभाजन कर दिया। एक ये थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग क्या है
कि जो भी उस समय के समाज में पठन पाठन या यज्ञ अनुष्ठान का कार्य करते थे वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण वर्ण में। जो समाज की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं वो क्षत्रिय वर्ण में जाएंगे। जो राज्य के लिए उत्पादन करेंगे, कर इकट्ठा करेंगे और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेंगे वो वैश्य वर्ण में जाएंगे। इसके अलावा और जो अन्य छोटे मोटे काम करेंगे वे शूद्र वर्ण में जाएंगे। एक थ्योरी ये है जो बहुत प्रचलित है वर्ण व्यवस्था के बारे में। चौथा सिद्धांत जो है वो गुण का सिद्धांत है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर सतोगुण ज़्यादा होगा, सतोगुण की मात्रा ज़्यादा होगी, वो व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा। ठीक है। जिस व्यक्ति के अंदर रजोगुण ज़्यादा होगा वो क्षत्रिय बनेगा। जिस व्यक्ति के अंदर रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है वो वैश्य, और जिस व्यक्ति के अंदर जो है वो तमोगुण की प्रवृत्ति पाई जाती है वो शूद्र होगा। अब पहले समझते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है क्या। ठीक है। देखिए सतोगुण का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसका नैतिक आचरण बहुत अच्छा होता है, जो हमेशा सच बोलता है, दूसरे के प्रति निष्ठावान होता है और उसके अंदर जो है वो ज्ञान आदि की बहुत जिज्ञासा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सतोगुण कहते हैं। रजोगुण क्या कहता है? जिस व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव समझ लो, या जिसके अंदर कुछ करने की वो चाह होती है, ठीक है, क्यूरियस टाइप, वो क्या कहलाता है? क्षत्रिय। और जिसके अंदर मिक्स होते हैं, यानी थोड़ा दिखावा भी करना है और थोड़ा सुस्त टाइप का व्यक्ति भी होगा, वो वैश्य। और जो व्यक्ति जो है वो तमोगुण के अधीन होता है, यानी आलस, निद्रा, सुस्ती, वो क्या बनेंगे? शूद्र बनेंगे। एक ये थ्योरी है। अगर हम आधार बनाए इन बेसिस को, तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? भाई अलग अलग थ्योरी प्रचलित है, लेकिन हमें जो है वो एक क्लियर आइडिया नहीं मिल पाता कि इसमें से कौन सी थ्योरी जो है वो अधिक सही है। अच्छा, हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है गीता। ऐसा कहा जाता है कि वेदों की जो समरी है वो वेदांत है और वेदांत की समरी जो है वो गीता है। गीता इज नोन एज द हॉली बुक ऑफ हिंदू रिलीजन। तो गीता के पुस्तक में एक श्लोक आता है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टं गुण कर्मा विभागशा। ठीक है, कि इंसानों को जो है मैंने ही, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैंने ही जो है इंसानों को 4 वर्णों में बांटा है उनके कर्म के आधार पर। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा वर्ण मिलेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, गीता के अकॉर्डिंग तो हमारी ये वाली थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती है, कर्म का सिद्धांत। यानी जो व्यक्ति पठन पाठन यज्ञ अनुष्ठान का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या मानेंगे? ब्राह्मण मानेंगे। ठीक है, जो समाज का जो समाज या राज्य की सुरक्षा करेंगे उसे हम क्षत्रिय मानेंगे। जो उत्पादन काम करेंगे राज्य के लिए वो वैश्य, और जो अन्य छोटे छोटे काम करेंगे वो शूद्र। ठीक है, देखिए जब हमने इंट्रोड्यूस किया वर्ण सिस्टम को, ये बात है ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल के अंत की कह सकते हैं आप, यानी ऋग्वैदिक काल समाप्त होने वाला था और उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होने वाला था। उस समय हमने वर्ण व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया और हमने 4 वर्ण बनाए। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण बनाए क्यों? अकॉर्डिंग टू गीता एंड अकॉर्डिंग टू सम अदर बुक। तो हमने बेस बनाया काम को। हमें क्या करना था? अपने कार्य का विभाजन करना था, और अपने कार्य का विभाजन करने के लिए हमने लोगों को जो है वो 4 समूहों में या 4 वर्गों में या 4 वर्णों में बांट दिया। ठीक है, तो समाज के जो लोग भी, जिनको भी पढ़ने लिखने का शौक़ था या पढ़ाने का शौक़ था, उन्हें हमने ब्राह्मण वर्ण में डाल दिया, और जो लड़ाई इत्यादि में पार्टिसिपेट करते थे उन्हें हमने राज्य की सुरक्षा का भार सौंपा, तो वो क्षत्रिय वर्ण में आ गए। जो राज्य को चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाते थे उन्हें हमने वैश्य बनाया, और जिन्हें
इन सब में से किसी में रुचि नहीं थी, वो अन्य छोटे छोटे काम कर रहे थे, उन्हें हमने शूद्र वर्ण में डाल दिया। ठीक है, देखिए अगर हम ऋग्वैदिक काल का इतिहास देखते तो ऋग्वैदिक एक अच्छा समय था, क्योंकि उस समय जो है वो वर्ण व्यवस्था हमारे कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं है। यहाँ पर है कर्म पर आधारित, यानी जैसा आप कर्म करोगे आप वैसे वर्ण में जाओगे। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से ये जो व्यवस्था थी वो फ्लेक्सिबल थी। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। जैसे मान लो कोई एक ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति के पास जो है वो 4 पुत्र है, और चारों पुत्र में जो है वो अलग अलग गुण हैं। मान लो उसका एक पुत्र को पढ़ने लिखने का शौक है, तो वो किस वर्ण में जाना था, वो ब्राह्मण बनता। एक पुत्र को लड़ाई इत्यादि में बहुत शौक है तो वो क्षत्रिय बनता। ठीक है, एक पुत्र को शौक है बिजनेस में तो वो वैश्य बनता, और जिस व्यक्ति को किसी में भी शौक नहीं वो क्या बनेगा, शूद्र बनता और अन्य कुछ काम करता। देखिए ऋग्वैदिक काल में जब वर्ण व्यवस्था इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस समय जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, यानी ये व्यवस्था पूरी तरह से कर्म पर आधारित थी। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो उस हिसाब से वो व्यक्ति वैसे वर्ण में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों के बीच तालमेल अच्छा था, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। राजा का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, प्रजा के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो हमेशा जो है योग्य व्यक्ति राजा बनता था और प्रजा बहुत खुशहाल रहती थी। कर्म कांड उस समय नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में धर्म था लेकिन धार्मिक कट्टरता नहीं थी। पूजा अर्चना लोग करते थे, लेकिन मुख्य रूप से जो है ऋग्वैदिक समय में पूजा उन तत्वों की जाती थी, उन चीज़ों की की जाती थी जिनका कुछ भौतिक स्वरूप होता था। जैसे सूर्य से हमें रोशनी मिलती है और ऊर्जा का या जीवन का बहुत बड़ा स्रोत है, तो लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे। फिर पानी कहते हैं ना, जलमेव जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है, तो जल जीवन का आधार, इसलिए लोग जल देवता की पूजा करते थे। इसके अलावा लोग वायु देवता को पूजते थे, इत्यादि इत्यादि। मतलब उस समय के डेट में धर्म था, थोड़ा बहुत धर्म था, लेकिन धार्मिक कट्टरता नहीं थी। लोग पूजा अर्चना करते थे, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों की पूजा अर्चना करते थे जिसका कुछ भौतिक स्वरूप होता था, जो हमें दिखता था या हमारे लिए लाभदायक था। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था क्या थी, पूरी तरह से फ्लेक्सिबल थी, यानी यहाँ का व्यक्ति यहाँ जा सकता था, यहाँ का व्यक्ति यहाँ जा सकता था। आपसी बहुत अच्छा तालमेल था। सामूहिक भोज, सामूहिक विवाह सब जो यहाँ पर होते थे। ये ऋग्वैदिक काल की बात है। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल जिसका समय 1000 BC से 600 या 400 BC के पास रहा, उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC के आसपास तक का समय था ये, जब वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म मूलक ना रहकर अब जन्म मूलक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी वर्ण तो यही है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ठीक है, ये वर्ण है। ठीक है, वर्ण का मतलब देखो, वर्तमान में हम कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्या है, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। ठीक है, जो वैश्य है, शूद्र है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्राह्मण जो वर्ण है, वर्ण का मतलब यहाँ पर जाति नहीं है। यहाँ पर अगर मैं ब्राह्मण की बात करूँ तो यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। वर्ण यानी कर्म, वर्ण मतलब ब्राह्मण मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को दिशा निर्देश देगा। ठीक है, अब तो हम स्टेटस लगा लेते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था क्या होगी, ऋग्वैदिक काल में थी ये कर्म मूलक, यानी आपका जैसा कर्म वैसा वर्ण। यहाँ पर अब होने लगी ये जन्म मूलक, यानी अगर आप ब्राह्मण वर्ण में हो तो आप ब्राह्मण ही रहोगे, चाहे आपको पढ़ने लिखने का शौक है चाहे नहीं है। आप क्षत्रिय वर्ण में हो तो आप क्षत्रिय ही रहोगे, चाहे आपको लड़ाई झगड़ा करना आता हो चाहे नहीं आता हो। आप चाहे समाज की सुरक्षा करने के लायक है या नहीं है, फिर भी आप क्षत्रिय रहोगे। फिर वैश्य में भी, अब आपको बिजनेस में रुचि है चाहे नहीं है, आप क्या रहोगे, वैश्य ही रहोगे। शूद्र में भी, चाहे आप कितने ही काबिल व्यक्ति हो, चाहे आप में पढ़ाने की क्षमता है, फिर भी आप क्या हो, अब शूद्र ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, वर्ण व्यवस्था जो हमारी कर्म मूलक थी वो जन्म मूलक हो गई। तो यहाँ पर बहुत सारी
कुरीति आ जाती है। अब यहाँ पर क्या होने लगा, उत्तर वैदिक काल के आते आते राजा का चुनाव जो है पहले वो जनता करती थी कि योग्य व्यक्ति राजा बने। अब राजा भी क्या होने लगे, फिक्स, यानी राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो कितना ही निठल्ला आवारा व्यक्ति है तो भी पूरी अब प्रजा को उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि अब वही राजा है। उससे क्या होने लगे कि मूर्ख मूर्ख व्यक्ति राजा बनने लगे और हमारी जो वर्ण व्यवस्था वो भी लड़खड़ा गई, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे कि जो वर्ण के हिसाब से तो ब्राह्मण थे लेकिन शौक उन्हें लड़ने का था, वो चाह रहे थे कि हम क्षत्रिय वर्ण में जाए लड़े। फिर बहुत सारे क्षत्रिय ऐसे थे जिन्हें पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन अब वर्ण क्षत्रिय का तो लड़ना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती। और बहुत सारे बेचारे, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे शूद्र या वैश्य वर्ण के लोग थे जिनके अंदर ऊपर वाली उपरोक्त क्वालिटी थी, लेकिन अब इन्हें ऊपर नहीं आने दिया। तो अब समाज में तमाम तरह की कुरीति प्रवेश करती है और इसके साथ प्रवेश करते हैं कर्मकांड, यानी बहुत तरह के जो हमारे सामने मिथ्या चीज़ें आ जाती है जिसमें हम फंस जाते हैं, और उससे क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगती है। देखिए, जब समाज में तमाम तरह की कुरीति आने लगती है तो समाज का जो एक आधार होता है ना, वास्तविक आधार, वो बिगड़ने लगता है। और देखिए, अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल में तो कुछ हमें उदाहरण मिलते हैं। देखिए, जैसे विश्वामित्र थे तो ऋषि विश्वामित्र जो है वो जन्म से क्या थे, ये राजन्य थे, लेकिन इन्होंने जो है वो ब्राह्मण वाला पेशा चुना। ठीक है, ये यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि में पार्टिसिपेट करते थे। उसी तरह एक ऋषि थे भृगु ऋषि, जो पेशे से ब्राह्मण थे या पुरोहित थे, लेकिन इनके जो आगे की नई जनरेशन है वो सैनिक, वो समाज सुरक्षा में गए, यानी क्या बने, वो क्षत्रिय वर्ण में गए। ठीक है जी। अगर हमें इसके देखिए इस तरह से चलता रहा तो उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में स्थिति खराब हो गई दो लोगों की। एक तो उत्तर वैदिक काल में हमने क्या करा, महिलाओं के ऊपर बहुत पाबंदी लगा दी। तो महिलाओं को सबसे पहले तो शिक्षा से वंचित कर दिया गया, उसके बाद उनके जो निजी अधिकार थे, विवाह का अधिकार है या पति चुनने का अधिकार है, उससे वंचित किया गया। अब महिलाओं के अधिकार खत्म किए गए। दूसरा जो हमारा शूद्र जो वर्ण था उसे हमने क्या कर दिया, पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया, सामाजिक भागीदारी से वंचित कर दिया, और उससे सिर्फ छोटे छोटे काम करने के लिए कहा गया, जिससे उसे निम्न कहा जाने लगा। ठीक है, छोटे काम करने वाला, सफाई करने वाला, झाड़ू मारने वाला, यानी निम्न व्यक्ति कहा जाने लगा। उससे हुआ क्या कि अब देखिए, जब उत्तर वैदिक काल में कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो समाज में कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। उसके बाद जब इसका विरोध होने लगा तो कुछ लोग ऐसे हो गए जो ब्राह्मण वर्ण से भी बाहर हो गए, क्षत्रिय से भी बाहर हो गए, वैश्य से भी बाहर हो गए, शूद्र से भी बाहर हो गए, यानी जो जिनको ये व्यवस्था सही नहीं लगी वो इस व्यवस्था से बाहर होने लगे। और जो व्यक्ति बाहर होने लगे उनके लिए हमने नया स्थान बना यहाँ पे, उसे कहा जाने लगा वर्ण संकर। क्या कहा जाने लगा, वर्ण संकर, यानी ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त वर्ण में नहीं आते हैं। कारण क्या था यहाँ पे जो वर्ण संकर में आए। अच्छा, यहाँ पर विवाह का भी एक हमारे पास उदाहरण मिलता है। यहाँ पर विवाह पद्धति कैसी थी उत्तर वैदिक काल में, जब यहाँ पर बहुत सारे कुरीतियाँ बढ़ जाती है। देखिए, विवाह को दो नाम दिए गए। एक विवाह को कहा जाने लगा अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह। दूसरा था प्रतिलोम विवाह। अच्छा, इसकी पद्धति क्या थी, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की? जैसे हमारे पास वर्ण में यहाँ पर है ब्राह्मण, यहाँ पर है क्षत्रिय, यहाँ पर है वैश्य और यहाँ पर है शूद्र। उस समय हमने फ्लेक्सिबिलिटी क्या रखी थी, देखिए, ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति किसी भी कन्या से शादी कर सकता था। जैसे अगर ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति क्षत्रिय से या इधर या यहाँ पर भी, ठीक है, अगर यहाँ से कोई विवाह करता है
जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय से, या क्षत्रिय वैश्य से, या वैश्य शूद्र से, तो उस विवाह को कहते थे अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह जिसको कि मान्यता दी गई। लेकिन अगर शूद्र वैश्य से, वैश्य क्षत्रिय से, या क्षत्रिय ब्राह्मण से विवाह करता था तो उसे कहा जाने लगा प्रतिलोम विवाह, जिसे समाज ने उस समय स्वीकार नहीं किया। फिर हुआ क्या, देखिए, अब कुछ लोगों ने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उस वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग इस पूरे ढांचे से बाहर हो गए और किस में आ गए, वो वर्ण संकर में आ गए। यानी जो उपरोक्त वर्ण में नहीं आते हैं उनके लिए एक नया वर्ण बनाया गया, वर्ण संकर। तो देखिए अब क्या हुआ, अब मान लो यहाँ की आबादी भी यहाँ आने लगी, यहाँ की आबादी भी यहाँ आने लगी, यहाँ की आबादी भी यहाँ, और यहाँ की आबादी भी यहाँ। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ पर जो है आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। तो पहले एक वर्ण संकर, फिर 2 वर्ण संकर, फिर 3, फिर लास्ट में हो गए कितने, 61 वर्ण संकर हो गए। यानी यहाँ पर ये 4 ही वर्ण रहे और यहाँ पर कितने वर्ण हो गए, 61। तो हुआ क्या कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो गए तो इनको एक नाम दिया गया अलग से। नाम क्या रखा गया इनका, द्वितीय तरह के क्षत्रिय, कि आपको भी हम क्षत्रिय की संज्ञा देते हैं, पर आप क्षत्रिय कौन से है, बी ग्रेड के, ठीक है, अलग तरह के क्षत्रिय है। हालांकि बाद में इनको भी यहीं मर्ज किया गया और इनकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई क्षत्रिय वर्ण की। लेकिन यहाँ पर जो ये वर्ण संकर के लोग थे ये मिक्स थे यहाँ पे, ठीक है, मिक्स ब्रीड थी। यानी यहाँ पर ब्राह्मण वर्ण के भी थे, क्षत्रिय के भी थे, वैश्य के भी थे, शूद्र वर्ण के भी थे। तो इन्हें कहा जाने लगा वर्ण संकर। और बाद में हमने इनको क्या संज्ञा दी, द्वितीय तरह के क्षत्रिय। और बाद में जब बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी हुए तो उनको भी यहीं रखना शुरू कर दिया हमने वर्ण संकर में। और जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गए तो हमने इनको क्या नाम दे दिया बाद में, वर्ण संकर। ठीक है जी, ये तो यहाँ तक की कहानी है। असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। बात है मौर्योत्तर काल की। देखिए हम सभी जानते हैं कि मौर्य समय में जो है वो राजा थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत की स्थापना की थी। और उनके जो गुरु थे वो महान ब्राह्मण थे, आचार्य चाणक्य। लेकिन चाणक्य का इन तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चाणक्य का मेन जो उद्देश्य था वो था किसी भी राज्य को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो उन्होंने जो है इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। हाँ, समाज के कुछ कानूनों में उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो उनका मुख्य बिंदु रहा वो रहा आर्थिकी, इकोनॉमी, कि किसी राज्य की इकोनॉमी को कैसे मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अखंड भारत के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य ने शासन चलाया और 10 पीढ़ी ने उनके राज किया, अखंड भारत का निर्माण करा। शुरुआत होती है उसके बाद। देखिए मौर्य साम्राज्य जब अच्छा काम कर रहा था भारत में, तो उस समय भी ये चीज़ें ठीक ठाक थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हावी नहीं हुई थी। मौर्य वंश के जो 10वें राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य के 10वीं पीढ़ी के जो राजा थे, उनका नाम था बृहदत्त। बृहदत्त, ठीक है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि मौर्य वंश की जो 3री पीढ़ी थी अशोक की, अशोक ने युद्ध छोड़ दिया और उसके बाद वो लग गए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। उससे क्या हो गया कि राज्य में जो है वो सेना थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगी। कारण क्या था उसका, देखिए जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाने लगता है। कहते भी है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मीठे बन जाते हैं तो लोग आपको चबा जाते हैं, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा कड़वे बन जाते हैं तो भी समस्या है। तो 10वें राजा थे बृहदत्त। तो बृहदत्त के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उस समय वो थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, जो वर्ण के हिसाब से ये ब्राह्मण थे, और इनके जो है ये सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा कर्मी थे इनके ये, ठीक है, यानी अंगरक्षक थे, सॉरी बॉडीगार्ड थे इनके, बॉडीगार्ड अंगरक्षक थे। तो होता क्या है कि पुष्यमित्र शुंग के मन में लालच आ जाता है कि क्यों ना जो है मैं यहाँ पर ब्राह्मण सत्ता को काबिज कर दूँ। और जब उनके जो राजा बृहदत्त सो रहे थे तो वो सोए हुए राजा के ऊपर क्या कर लेते हैं, वार कर देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं।
और जब मौर्य साम्राज्य के 10वें राजा यानी बृहदत्त की हत्या कर देते हैं पुष्यमित्र शुंग धोखे से, तो वहाँ पर राज किसका स्थापित हो जाता है? अब ब्राह्मण राज। उसके बाद कहते हैं कि इसी दौरान जो है ऋषि आए थे, सॉरी ऋषि नहीं, कुछ विद्वान ब्राह्मण थे जिन्होंने जो है इसको अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की, जिसमें हमारे बोधायन है, अगस्त्यम है, ये सारे जो है ब्राह्मण थे जिन्होंने इसको दोबारा से लिखने का प्रयास किया। एक मिनट में आपको नाम बताता हूँ। छठी सदी के आसपास की बात है, मौर्योत्तर काल। अच्छा, मौर्य काल के बाद की बात है जिसको हम मौर्योत्तर काल भी कहते हैं। मौर्योत्तर काल में छठी शताब्दी में 6 श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, गौतम, बोधायन, अगस्त्यम और वशिष्ठ। ठीक है, ये सारे ब्राह्मण थे उस समय के जिन्होंने कुछ रचनाएं लिखी और इन्होंने इस रचनाओं के द्वारा इस सिस्टम को और ज़्यादा रिजिड बना लिया, कठोर बना लिया। ठीक है जी, कौन कौन से थे देखिए। एक व्यक्ति थे गौतम, बोधायन, अगस्त, वशिष्ठ। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस व्यवस्था को थोड़ा रिजिड बना दिया ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो प्रतिलोम विवाह ना हो। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या करा, जो 2 मैन काम करे कि एक तो प्रतिलोम विवाह को बंद कर दिया जाए, दूसरा जो स्त्रियों को इन्होंने अधिकार देने बंद कर दिए। कहा भाई स्त्रियों को अधिकार नहीं है ना तो राजा के चुनाव में मत डालने का, ना ही शिक्षा लेने का और ना ही अपनी मर्जी से विवाह करने का। देखिए इस तरह की जब कुरीतियाँ आती है तो समाज में द्वेष बढ़ता है, और देखिए जब समाज में द्वेष ज़्यादा बढ़ गया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर हुई। देखिए 2 व्यक्ति हुए थे जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इस व्यवस्था से, क्योंकि इस व्यवस्था में यानी वर्णवादी व्यवस्था में जैसे ही ये कर्म मूलक से जन्म मूलक हो गई तो बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई, तमाम तरह के कर्म कांड आ गए, और इससे परेशान होकर 2 धर्मों का उदय होता है यहाँ पर। एक को हम किस धर्म के नाम से जानते हैं? जैन धर्म, जिसकी स्थापना ऋषभ देव ने की थी, और इसके जो 24वें गुरु थे महावीर जैन, बहुत फेमस हुए। और एक धर्म इंट्रोड्यूस हुआ, बौद्ध धर्म। देखिए ये दोनों क्षत्रिय धर्म के लोग थे, ठीक है, लेकिन क्षत्रिय परेशान हुए इस व्यवस्था से, और इन्हें लगा भाई कि हमारे समाज में तो इससे कुरीतियाँ और ज़्यादा बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगी, और समाज आगे जाने की जगह पीछे आ जाएगा। तो 2 धर्मों का उदय होता है, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। और इन दोनों धर्मों के लोगों ने तमाम प्रयास किए समाज को एक समता मूलक समाज बनाने का प्रयास किया, और समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको भी मिटाने का प्रयास किया। लेकिन तब तक बहुत कुरीतियाँ आ गई थी, सती प्रथा आ गई थी, और विधवा विवाह नहीं होते थे, बहुत सारी तमाम तरह की कुरीतियों ने तब तक हमारे देश को घेर लिया था और हमारे समाज को छिन्न भिन्न और खंडित कर दिया था। तो 2 धर्म आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके अलावा कुछ संप्रदाय भी आए जिन्होंने अपनी अपनी लेवल पे कोशिश की। ठीक है, फिर हम बाद में देखते कि बाद में बहुत सारे अलग अलग जो है वो समाज है जो अपने लेवल पे कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में भी हम देखते ही है, राधा स्वामी सत्संग व्यास है, या ब्रह्म समाज मान लो, आर्य समाज मान लो, ये सारे लोग हैं जो तमाम तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो भी पर्याप्त कुरीति उसे दूर किया जाए। ठीक है जी, तो गौतम बुद्ध ने बहुत बेहतरीन काम किया और एक शांति का उपदेश दिया पूरे समाज को, और इन्होंने जो यहाँ पर पर्याप्त कुरीति थी उसको भी बिल्कुल उसका भी पूरी तरह से खंडन किया, और बहुत तार्किक बात करते थे गौतम बुद्ध। और कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का, भारत का ही नहीं अपितु पूरे दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म कोई अगर है तो वो है बौद्ध धर्म, साइंटिफिक रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और महात्मा बुद्ध को जो है वो एशिया की लाइट कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया की ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है जी,
अब हम बात करते, ये तो हमारी वर्ण व्यवस्था की बात हुई, जहाँ से ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, कैसे कैसे हुआ, हमने ये जर्नी जानी। अब हम बात करते कि वर्ण व्यवस्था से हम जाति व्यवस्था में कैसे प्रवेश करें। देखिए, कास्ट जो है दो विषय, कुछ लोग कहते हैं जो कास्ट है वो स्पेनिश शब्द है, कुछ कहते हैं जो कास्ट जो शब्द है वो इंग्लैंड का शब्द है। ठीक है, इंग्लैंड में पुर्तगाली का शब्द है। चलो जो भी है, कास्ट एक कहते स्पेनिश शब्द है। और किस शब्द से आया ये? कास्ट शब्द आया है कास्टा से। किससे? कास्टा से। देखिए, शब्द है कास्ट, जो स्पेनिश शब्द किससे? कास्टा से बना है, कास्टा। ठीक है, कास्ट या कास्टा, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पुर्तगाली ने। कहते हैं पुर्तगाली ने जो है सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था भारतीयों के लिए, और 16वीं सदी में। जैसे हम जानते ही है कि 1498 में क्या वास्को डी गामा भारत आया था। उसके बाद इनको पता था कि भारत जो है क्या है, व्यापार की दृष्टि से बहुत संपन्न देश है। तो पुर्तगालियों का यहाँ पर आगमन रहा, और इन्होंने जो है सबसे पहले भारत में कास्ट शब्द की बात कही। और बाद में जो ये कास्ट जो शब्द है या जाति जो शब्द है, ये हिंदू समाज की वास्तविकता बन गई। अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय की, कि जब हमने वर्णों से हम किस में? कास्ट में प्रवेश कर गए। देखिए, इस विषय में क्या कहा जाता है कि जो हमारे अलग अलग, सबसे पहले जो हमारे वर्ण संकर थे ना अलग अलग, तो वहीं से क्या शुरू हुई? जातियों का निर्माण शुरू हुआ। और जातियों का जो निर्माण शुरू हुआ, जिसको हमने वर्तमान समय में बांट रखा है। वर्तमान में हमने जातियों को कितने भागों में बांटा हुआ है? ओबीसी, एससी, एसटी, और इसके अलावा जनरल, सामान्य। ठीक है, इन 4 भागों में जो है मुख्य रूप से हमने जातियों का विभाजन कर रखा है। ठीक है, इसको आप क्लास कह सकते हैं, वर्ग, और इसके अंदर है हमारी बहुत सारी जातियां। अगर हम बात करें जातियों की कि जाति इंट्रोड्यूस कैसे, देखिए जातियां जो बाद में फिर वर्णों से बनी, जातियों का आधार तो वर्ण ही है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि देखिए वर्ण कितने थे हमारे पास? वर्ण सिर्फ 4 थे। ठीक है, कितने? 4। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 हमारे पास क्या थे? वर्ण थे। ठीक है, इन 4 वर्णों से जातियां कितनी बन गई हमारे पास वर्तमान में? 3000। ठीक है, 3000 भारत में वर्तमान में जातियां हैं। और अगर इन जातियों के साथ हम उपजातियों को भी जोड़ दें, सब कास्ट को भी ऐड कर दे, तो इनकी संख्या हो जाती है लगभग 25,000 के आसपास। तो देखिए, 4 वर्णों से कहानी शुरू हुई, और आज हम 25,000 जातियों में बटे हुए हैं आपस में। ठीक है, तो कहाँ रहेगी यूनिटी आज भारत में? कहते हैं हम भारत को अखंड भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है जहाँ की जनता 25,000 जातियों, 3,000 जातियों और 25,000 उपजातियों में बटी हुई है, और आपस में घृणा और द्वेष की भावना रखती है? क्या ये संभव है कि वो देश आगे बढ़ पाएगा? वर्तमान में हमारे जो जनरल समाज के अंतर्गत जो जातियां आती है, उसमें से 6 से 8 जातियां आती है। ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से ब्राह्मण। देखिए, हमारे कुछ क्षेत्र में, जैसे हिमाचल की मैं बात करूं, तो हिमाचल में ब्राह्मण ओबीसी में आते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण कास्ट होती है, वो ओबीसी में नहीं आते हैं। क्योंकि देखो, ओबीसी का मतलब क्या होता है? शूद्र। और एससी का मतलब होता है अति शूद्र, अनटचेबल, जिसको हम बोलते थे। और एसटी का मतलब होता है जनजातीय, कि अभी तक हम जातियों में आए ही नहीं भाई, तो हम तो जातियों से परे, हम तो जंगली लोग हैं। ठीक है, तो जो ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय है, इसके अलावा बनिया है, महाजन है,
इसके अलावा पंजाबी है, खत्रिय और राजपूत है, ये आते हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, हालांकि डिबेट वर्तमान में आरक्षण को लेकर है, लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, अब EWS के नाम से 10% आरक्षण दे दिया है। ठीक है, फिर OBC हमारी एक हमारे पास वर्ग है अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें हमने 27% रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। OBC के अंतर्गत जो है सबसे पहले जो रिपोर्ट लगी थी 1969 से 80 के बीच मंडल कमीशन की। ठीक है, जिसके रिकमेंडेशन पर OBC को आरक्षण मिलता है। तो इन्होंने पहचान की थी OBC की 3743 जातियों के रूप में। यही रिपोर्ट जब 2006 में रिवाइज हुई थी तो OBC जाति की जो जनसंख्या हो गई है वो 5013 के आसपास। ठीक है, तो वर्तमान में OBC में कितनी है हमारे पास, 5013 जातियाँ। SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट, जिनको 15% रिजर्वेशन मिलता है, ये भारतीय संविधान की पीठ में एक सर्वे कराया था 1950 के द्वारा। उस समय जो पहचान की गई थी SC जातियों की वो थी 1109। तो 1109 जातियाँ किस में आती है हमारी, SC में। और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, इसका भी रिकॉर्ड हमारे पास 1950 का है। तो इनकी पहचान हुई थी 744 जातियों के रूप में। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे जो लोग हैं, खास करके सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लोग, वो डिवाइडेड है बहुत सारी कास्ट में और सब कास्ट में, जिस वजह से लोग यूनाइटेड नहीं है। यही एक कारण है। चलिए देखिए, जो जातियाँ थी, जातियों का मतलब यहाँ पे पहचान से था। आप जिस किस्म का काम करते थे आपको लगभग वही नाम दिया गया, और बाद में इसने पता नहीं किस तरह से घृणा का रूप धारण कर लिया। जैसे कि लोहे से जुड़े हुए जो व्यक्ति जो लोहे का काम करते थे उन्हें कहा गया लोहार। ठीक है, सोने से जुड़े हुए व्यक्ति जो काम करते थे उन्हें कहा जाना लगा सुनार। ठीक है जी। इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन्हें कहा जाना लगा कुम्हार। और इसके अलावा और जो चमड़ा या चमड़े से जुड़े कारखाने में लोग काम करते थे उन्हें कहा जाने लगा चमार। फिर जो कृषि आदि करते थे जिसको हम हल आदि का काम बोलते उन्हें कहा जाने लगा हाली। ठीक है, उसी तरह तेली, जो बाल आदि काटते उन्हें कहा जाने लगा नाई। यानी कुल मिला के क्या है, जो हमारा प्रोफेशन था, जो हमारा काम धंधा था, काम के आधार पर हमें पहचान मिलने लगी और उसने बाद में रूप किसका ले लिया, जाति का। ठीक है, तो जाति का मतलब यहाँ पर पहचान से था, लेकिन समाज में पता नहीं क्यों ऐसी कुरीति व्याप्त हो गई कि हम लोगों में जो है वो जाति के नाम पर द्वेष पैदा हो गया, नफरत वाली भावना पैदा हो गई। और देखिए समाज में जितने भी वर्ग है सबका अपने अपनी जगह अपना अपना महत्व है। किसी एक वर्ग को भी अगर आप हटा दे तो समाज की जो व्यवस्था वो बिगड़ जाएगी। जिस तरह से गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी में चारों टायरों में बराबर हवा चाहिए होती है। अगर आप एक टायर को पंचर कर दे या एक टायर को निकाल कर फेंक दे तो क्या गाड़ी आपकी स्मूथली चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। उसी तरह अगर हम किसी टायर में थोड़ी सी हवा कम कर दे तो गाड़ी चल पाएगी? गाड़ी रिदम में नहीं चलेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम सबका विकास करें। जनरल का विकास भी होना चाहिए, SC का विकास भी होना चाहिए, OBC का विकास भी होना चाहिए, ST का विकास भी होना चाहिए। तभी समाज आगे जाएगा जब मिलकर जो है वो प्रयास किया जाएगा और कॉमन कॉज के लिए आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि जो वर्तमान में जो ये रूप ले लिया है जाति व्यवस्था ने, बड़ा भयंकर रूप ले लिया है। आए दिन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है जाति के नाम पर। लोगों का शोषण किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, यहाँ तक मर्डर वगैरह कर दिए जाते हैं सिर्फ जाति के नाम पर। और जाति है कुछ भी नहीं, एक हमारे मेंटल मानसिकता है जो हमें एक दूसरे से
डिफरेंशिएट कर देती है। आप सरनेम यूज करेंगे तो सरनेम का फ़र्क है, शर्मा लगा दिया तो महान, कुछ और लगा दिया तो आप नीच। तो देखिए दोस्तों, आजकल का जो युग है पढ़ा लिखा युग है, पढ़ा लिखा समाज है, और एक वेल एजुकेटेड समाज को जो है वो तर्क करने की आवश्यकता है। आजकल के समाज की जो डिमांड है वो क्या है कि एक पढ़े लिखे समाज को तार्किक होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि शहरी लेवल में ये चीज़ें कम देखने को मिलती है। लेकिन हम जैसे कि जानते हैं कि भारत जो है वो गांव का देश है, यहाँ की अधिकांश जो जनता है वो गांव में रहती है, तो गांव में ये द्वेष ज़्यादा है, गांव में ये लड़ाई झगड़े जो है जाति के नाम पर ज़्यादा देखने को मिलती है, जाति के नाम पे घर्षण ज़्यादा होता है, जाति के नाम पे लोगों का शोषण ज़्यादा होता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि अपने आप को जो अपर क्लास कहती है उनका बातचीत करने का नज़रिया भी बड़ा ख़राब है। अच्छी खासी डिग्री या पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो जो लोग हैं वो निम्न जातियों से सही तरीके से बातचीत भी नहीं करते हैं, तो क्या हम समाज को अच्छा बना रहे हैं। भारत की तो विचारधारा ही अलग थी। अगर आप भारतीय संस्कृति की बात करें तो कहते हैं कि अहम निजो परावेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम। भारत की संस्कृति तो ये थी ही नहीं। भारत की संस्कृति क्या थी? ये तेरा है ये मेरा है, यह विचार तो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। विशाल हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि गांव लेवल पे तो बहुत घर्षण होता है। और हद की बात है कि सब है तो इंसान, देखो अल्टीमेटली अगर हम मानव है तो हमारी एक नस्ल है कि हम मनुष्य है। और यहाँ तक देखा गया है गांव में कि हमारे रसोई घर में कुत्ता आ सकता है जो कि हमारे नस्ल का है ही नहीं, इंसानी नस्ल नहीं है कुत्ता। बिल्ली भी आ सकती है, वो भी हमारी नस्ल की नहीं है। लेकिन हमारी नस्ल का जो दूसरा व्यक्ति है वो हमारे घर आंगन या रसोई में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर वो प्रवेश करे तो हमारा घर अपवित्र हो जाता है। कितनी गंदी और छोटी मानसिकता है हमारे समाज की, और कैसे हम समाज को आगे ले जाएंगे। और वही चीज़ अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को निभा पाना संभव है। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और बाज़ार से तमाम वस्तुएं खरीदते हैं, हम बिस्किट खरीदते हैं, तो क्या हमको भी पूछते हैं कि वो किस जाति के लोगों ने बनाए हैं? हम गज्जक खाते हैं, हम और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जो बाज़ार से ले आते हैं, क्या हमने कभी ये पूछा कि ये किसने बनाया है? नहीं पूछते हम होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कभी हम पूछते हैं? वहाँ पर नहीं पूछते हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, ठहरते हैं, खाना खाते हैं, पर वहाँ पर हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती है, क्योंकि जातिवाद हमेशा कंफर्ट जोन में किया जाता है। जहाँ हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे चलती है या हमारी चलेगी, वहाँ पर इसको हम बढ़ावा देते हैं। और जहाँ पर लगता है कि भी हमारे बस से बात बाहर है, वहाँ पर हम लोग नम्र हो जाते हैं। तो ज़रूरत है आज के समाज को एक दिशा की, जहाँ पर हम आपसी मतभेद भुलाकर समाज में जाति के नाम पर किसी का शोषण ना करें, जाति के नाम पर घर्षण ना करें, जाति के नाम पर किसी की बेइज्जती ना करें, किसी का तिरस्कार ना करें, क्योंकि सभ्य समाज की ये निशानी नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होती है जाति कास्ट, और एक चीज़ होती है क्लास यानी वर्ग। ठीक है, भारत हमारी रेस अभी रुकेगी नहीं। अभी हम जातियों में बटे हुए हैं, आने वाले टाइम में हम वर्ग में बटेंगे। ठीक है, फिर क्लास की रेस चलेगी। अभी तो जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, उसके बाद अब क्लास बनेगी। क्लास का मतलब अमीर लोग, उनकी अपनी क्लास होती है, मिडिल क्लास वालों की अपनी क्लास होती है, फिर पढ़े लिखे लोगों की अपनी क्लास होती है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS। ऐसा नहीं है। समाज में ये जो इनडिफरेंसेस का दौर है वो कभी नहीं रुकेगा, लेकिन जो एक सभ्य समाज होता है कहीं का भी, वो हमेशा कोशिश करता है बैलेंस बनाने की। ठीक है, आप अपने घर में किस तरह से रहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन समाज में आप किस तरह से आचार व्यवहार करते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये कुछ बातें हमने बताई इस विषय में। आई होप आपको कुछ इससे आइडिया लगा होगा। फिर मिलते दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में।
किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि भारत का जो ये टॉपिक था ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये जातिवाद का जो इतिहास है हमारा वो 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। कैसे कैसे हम आगे बढ़े और कैसे कैसे हम वर्तमान लेवल पर पहुंच गए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।